भारत की शक्ति पर प्रहार, राहुल को मिल गया करारा जवाब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। तेलंगाना में एक चुनावी रैली में राहुल को निशाने पर लेते हुए मोदी ने कहा कि भारत में कोई भी कैसे शक्ति के विनाश की बात कर सकता है। मोदी ने कहा कि उनके लिए, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। वो माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। कल ही मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की रैली में बोलते हुए राहुल ने कहा था, लोग सोचते हैं कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल से लड़ रही है। ये सच नहीं है, हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में आ गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर करारा हमला बोला और कहा कि इस देश में कोई भी कैसे शक्ति की विनाश की बात कर सकता है। कल शक्ति को खत्म करने की बात राहुल गांधी ने आखिर कैसे कर दी। तेलंगाना में रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि माताओं बहनों की रक्षा के लिए मैं जान लगा दूंगा और कोई भी शक्ति के विनाश की बात आखिरकार कैसे कर सकता है। जब शक्ति की बात होती है तो देश की माताओं बहनों की बात होती है और शक्ति के विनाश की बात का सीधा मतलब यह है कि माताओं और बहनों पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में, आइए आपको सुनवाते हैं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। तो राहुल गांधी का एक बयान न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे इंडिया अलायंस की मुसीबत बढ़ा सकता है। अब राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था जिसको लेकर हंगामा है बरपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बयान को लेकर अटैकिंग मोड में आ गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा
राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो राहुल गांधी का ये बयान अब उन्हीं को भारी पड़ सकता है, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी अब शक्ति का विरोधी राहुल गांधी को बता रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मोदी के मिशन यूपी की। क्या यूपी बीजेपी की नई लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम कटने वाले हैं? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर लगाकर अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रही हैं और उम्मीदवारों की बाकी लिस्ट भी जारी अब होने वाली है। बीजेपी इस मामले में बाकी दलों से काफी आगे है। बीजेपी अभी तक 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बाकी सीटों पर भी कैंडिडेट का जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। इसी सिलसिले में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इसमें यूपी की बाकी लिस्ट पर मंथन होगा। इसमें किसे टिकट मिलेगा, किसे किसका कटेगा, इसको लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी यूपी के कई बड़े चेहरों के टिकट काट सकती है। ये नाम कौन है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में क्या सरगर्मी है। तो देखिए, सीएम योगी की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी यूपी के लिए अब तक 91 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। आज की बैठक में बाकी 24 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय किया जा सकता है। इसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। यूपी में 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। 5 सीटें गठबंधन के खाते में गई हैं। आज की बैठक में उन सीटों पर चर्चा होनी है जिस पर अभी विपक्ष का कब्जा है या जहां बीजेपी को चुनौती मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अभी उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ रही हैं। उन सीटों पर भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि अब ये जो लिस्ट आने वाली है जिसमें बाकी बची सीटों का ऐलान होगा उत्तर प्रदेश की, उनमें कई दिग्गजों के टिकट कट सकते हैं। कई दिग्गजों की टिकट पर अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन है वो दिग्गज जिनके टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कौन सी सीट पर बीजेपी बड़ा फेरबदल कर सकती है। जहां बीजेपी को चुनौती मिलने की उम्मीद है और जहां सांसदों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं है, वहां बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। आज यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक से पहले जिन बड़े चेहरों की चर्चा हो रही है उनमें से एक है मेनका गांधी, दूसरे है वरुण गांधी। पीलीभीत से अपने बयानों को लेकर पार्टी के इतर बयान दिए गए जिससे काफी वरुण गांधी चर्चा में रहे। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, इनकी सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं गाजियाबाद से वीके सिंह की सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं बदायूं से संघमित्र मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनके टिकट को भी बदला जा सकता है। तो ये वो दिग्गज है जिनकी सीट पर फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसा तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी इनके टिकट को बदल सकती है, इनके टिकट को काट सकती है। इन चेहरों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी नहीं उतारेगी। इनमें सबसे ज्यादा नजर सुल्तानपुर और पीलीभीत की सीट पर टिकी हुई है कि आखिर इन पर क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट काटा जाएगा और नए उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। तो साथ ही साथ कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की सीट को लेकर भी सस्पेंस अभी बना हुआ है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मायूसी का सामना करना पड़ सकता है या जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है या जिनका नाता विवादों से जुड़ा हुआ है, जिनके टिकट बीजेपी काट सकती है? प्राची, देखिए, आज जो बीजेपी यूपी की कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद होंगे जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उसमें अगर सबसे पहले बात कर लिया जाए तो गाजियाबाद की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वीके सिंह को लेकर चर्चा ये है कि जो गाजियाबाद का संगठन है उसके साथ उनका जो समन्वय है, उनके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद डॉक्टर वीके सिंह का जो टिकट है वो अभी भी होल्ड पे चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि वहां पर
पर बीजेपी अपना कैंडिडेचर बदल सकती है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए कानपुर नगर की, तो वहां पर सत्यदेव पचौरी किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी तरीके से संगठन में दिक्कत नहीं है, लेकिन एज फैक्टर कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। तो यह माना जा सकता है कि कानपुर नगर में सत्यदेव पचौरी को मौका मिलेगा, इसके आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात कर लिया जाए प्रयागराज की, रीता बहुगुणा जोशी तेज तर्रार लीडर हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट में मंत्री रह चुकी हैं, बीजेपी में मंत्री रह चुकी हैं, और ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी का भी जो एज फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। इसके अलावा अगर पीलीभीत की बात कर लिया जाए, सुल्तानपुर की बात कर लिया जाए, प्राची जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपने बयानों की वजह से अनकंफर्टेबल स्थिति में रखा है, और चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो या फिर कहीं मंच हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जो बातें बोली हैं उसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी है। यही वजह है कि न सिर्फ पीलीभीत बल्कि सुल्तानपुर को भी ये माना जा रहा है कि यहाँ के भी जो कैंडिडेट हैं मेनका गांधी, उनका भी टिकट कट सकता है, वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो मेरठ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को बदलने पर विचार कर रही है, और यही वजह है कि बरेली की जो सीट है संतोष गंगवार की, उस सीट को लेकर के भी चेंजेस हो सकते हैं। कैसरगंज का भी आपने जिक्र किया, ब्रिजभूषण शरण सिंह, न सिर्फ जिस तरीके से पहलवान आंदोलन हुआ, पहलवानों ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, तो यह माना जा रहा है कि उनकी सीट को भी होल्ड करके जिस तरीके का उनका रवैया रहा उसकी वजह से कोई बड़ा फैसला सीट को लेकर लिया जा सकता है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं यूपी में बाकी बची सीटों को लेकर। आज एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बीच आज अपर्णा यादव के नाम को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से मैदान में उतार सकती है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है, और अगर अपर्णा को बीजेपी टिकट देती है तो मुलायम परिवार की दो बहुओं के बीच में मैनपुरी सीट पर टक्कर देखने को मिल सकती है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ रही सीट है, और इस सीट पर समाजवादी पार्टी को हराना थोड़ा मुश्किल नजर आता है, और इसीलिए बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। अपर्णा यादव का एकाएक मुलाकात करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्या अपर्णा यादव को लेकर कोई रिस्क भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, क्या कोई एक्सपेरिमेंट मैनपुरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब ये सवाल है सियासी गलियारों में, इसके पीछे की सच्चाई क्या है विशाल हमें बताएंगे। विशाल, अपर्णा यादव क्यों एकाएक चर्चा में आ गई हैं, और क्या ऐसा संभव है कि मुलायम परिवार की दो बहू आमने सामने हो सकती हैं उन्हीं की पारिवारिक सीट पर? देखिए प्राची, इस बात के आसार और कयास तब से लगने शुरू हो गए जब अपर्णा यादव ने एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी निवास पर अपने भाई अमन बिष्ट के साथ मुलाकात की, और ये बताया जा रहा है कि अपर्णा बिष्ट को भी कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन दिया गया है कि उनको भी अब तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस दौरान अपर्णा यादव ने अपनी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको छोड़ करके वो बीजेपी में आई थी, लेकिन तब से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद या फिर कोई भी चुनाव उनको नहीं लड़ाया गया है। ऐसे में एक हफ्ते पहले उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना कहीं ना कहीं इंडिकेशन इस बात का जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बड़ी बहू डिंपल यादव के सामने लड़ाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि मैनपुरी की जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कास्ट इक्वेशन के हिसाब से मुलायम सिंह यादव का जो यादव परिवार का जो गढ़ रहा है, घर है, इसके लिहाज से तो ऐसे में अपर्णा यादव की जो उम्मीदवारी है वो न सिर्फ इस मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी, बल्कि कहीं ना कहीं जो परिवार के प्रति सिंपैथी है या लोगों का झुकाव है वो भी अपर्णा यादव को मिलेगा। और ऐसे में अपर्णा यादव की जो इमेज है, फायर ब्रांड नेता के तौर पर जानी जाती हैं, अच्छी वक्ता है, लोगों के साथ कनेक्ट अच्छा है, एक दूसरे के साथ बातचीत बहुत अच्छे से करती हैं, कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानती हैं, नाम से बुलाती हैं, नाम से पुकारती हैं, तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। यही वजह है कि इस समय सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव के सामने मैनपुरी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है, ताकि न सिर्फ इस मुकाबले को बिल्कुल जेठानी वर्सेस देवरानी का मुकाबला हो सकता है। और ये जरूरी इस लिहाज से है क्योंकि बीजेपी इस बार बड़ा मिशन उत्तर प्रदेश में लेकर चल रही है। 80 में से 80 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है और इसीलिए ऐसे बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में सियासी जंग के बीच आम आदमी पार्टी करप्शन के फेर में ऐसी फंसी है कि निकल पाना मुश्किल हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब सत्येंद्र जैन को सरेंडर करना होगा। वहीं दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने समन को गैर कानूनी बताया और केजरीवाल शराब घोटाले की तरह इस केस में भी ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं। शराब घोटाले में लगातार समन भेजे जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को और अब उन्हें जल बोर्ड घोटाले को लेकर भी समन ईडी की तरफ से किया गया, लेकिन इस बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इस बार भी वही बहाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से बनाया गया जो बहाना शराब घोटाले के लिए बनाया जाता है। इस वारंट को ही, इस समन को ही ईडी के गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल ने बताया है। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। एक तरफ एक के बाद एक उनके तमाम दिग्गज जेल में हैं। अब ये जो खतरा है वो अरविंद केजरीवाल पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। शराब घोटाले में जहां एक तरफ जांच आगे बढ़ती जा रही है, तो वहीं जल बोर्ड का भी जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। इन सबके बीच सत्येंद्र जैन जो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से जेल से बाहर हैं, उन्हें भी तुरंत सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। उनकी जो नियमित जमानत याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी एक बार फिर सत्येंद्र जैन को जेल में जाना होगा। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ये फिलहाल जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है।